हेलो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोलरास लॉ के बारे में। अब कोलरास लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एक्चुअल में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक इक्वेशन भी पढ़ी थी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज डीबे-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन। लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी। तो वो जो इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के बेसिस हम फाइंड आउट करते थे कि कोई सा भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, या फिर ग्राफ के बेसिस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। अब वो चीज़ हम कैलकुलेट एक्यूरेटली करना पॉसिबल होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, बट अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देयरफॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिया था, ठीक है, कोलरास ने, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम के बेसिस रखा गया कोलरास लॉ। तो इनके अकॉर्डिंग हम चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में दिक्कत क्या होती है कि सपोज कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर होता है तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जीरो कंसंट्रेशन हो जाता है और जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो लो कंडक्टिविटी के कारण एक्यूरेटली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देयरफॉर हम थ्योरेटिकली एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं कोलरास लॉ, जिसके बेसिस हम किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर अगर फाइंड आउट करना चाहें तो निकाल सकते हैं कि इनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए। अब कोलरास लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट, ठीक है, इस इक्वेशन के बेसिस है कि अगर मान लीजिए हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करना है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, चाहे वो सॉल्ट हो या एसिड हो या बेस हो, कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट अगर ले रखा है, स्पेशली चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, किसी भी टाइप का हम ले सकते हैं, इसमें बस इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना होगी तो हम क्या करेंगे, उनके जितने भी केटायंस होंगे या एनायंस होंगे, उन केटायन एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का हम सिंपली क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जब इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केटायन और एनायन का सम कर दिया जाता है तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाते हैं, यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो बस पहला स्टेटमेंट हम इसी के बेसिस बनाते हैं। तो स्टेटमेंट लिखा है, इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग या वीक हमने मेंशन नहीं किया है, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, बट उसके लिए कंडीशन ले रखी है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएट। तो ये इसकी एक कंडीशन हो गई है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो 100% क्या हो गया होगा, टूट गया होगा, तो कंप्लीटली डिसोसिएबल होना चाहिए। व्हेन the electrolyte is completely dissociate is always equal to the sum of limiting molar conductivity of cations and anions of the cations and anions present in the solution is known as Kohlraa's law। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो ऑलवेज उसके केटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के क्या होगी, बराबर होगी। लाइक अगर NaCl की बात करें तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और एनायन हो गया Na+Cl-। अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो ये H पॉजिटिव और CH3C नेगेटिव होता है। अगर हम HCl की बात करेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव हो गया। सपोज कीजिए अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लाइक 1:1 के बजाय 1:2, 2:1, 2:3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उनके लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, तो एक एग्जांपल मैं आपको और लिख के बताता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हमारे पास 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है या 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है या 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लिखना है हमें। तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी केटायन की लिख देंगे Cf2 पॉजिटिव, बट यहाँ पर क्लोरीन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, और एक एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl- की होगी लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। देयरफॉर अगर 2 एनायन है तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं Na2SO4 की बात करूंगा तो यहाँ पर सोडियम के 2 केटायन है, देयरफॉर इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आगे केवल 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर AlCl3 की बात करें तो एल्यूमिनियम का केटायन 1 बनेगा, बट क्लोरीन के आयन 3 बनेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरीन के आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो जितने भी आयन यहाँ पर बनेंगे उतने सभी आयन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अगर 1 आयन है तो इसके आगे 1 लिखना है, अगर 2 आयन बनेंगे तो 2 लिखना है, अगर 3 आयन होंगे तो 3 लिखेंगे। और इसको लिखने का एक और बेसिक तरीका है कि सपोज कीजिए अगर हमें कोई सा एक, ठीक है, कंपाउंड दे रखा है, उसके लिए अगर फाइंड आउट करना हो कि उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, तो देखिए उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो देखिए कोलरास लॉ का एक और स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट ये कहता है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने क्या कर रखे हैं, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं। फर्स्ट केस में सोडियम क्लोराइड ले लिया, देन फिर उसको रिप्लेस करके सोडियम ब्रोमाइड लेंगे, देन फिर ठीक है उसको रिप्लेस करके हम सोडियम आयोडाइड लेंगे। देन क्या करेंगे, सभी के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। अब जब सभी में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कोलरास लॉ हम सीखे हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो ऑलवेज केटायन और एनायन के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। देयरफॉर अगर हम यहाँ भी फाइंड आउट करने जाएंगे NaCl, NaBr या Na के केस में, तो ये भी क्या होगी, सब केटायन एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। अब इन सब में हमने क्या कर रखा है, जो Na पॉजिटिव केटायन है वो सेम ले रखा है। अब Na पॉजिटिव केटायन अगर सेम लेंगे तो जब कोलरास ने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर इस बीकर के अंदर एनायन अगर हम कुछ भी ले लें बट अगर केटायन सेम ले रहे थे तो उस केटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा या उसकी जो खुद की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, एबिलिटी होगी, वो ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो यहाँ पर सोडियम की अगर सपोज करें हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर 100 है तो NaBr में भी सोडियम की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 100 ही होगी, Na के केस में भी क्या होगी, ठीक है 100 ही होगी। या सोडियम सल्फेट ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लें, तो कोई सा भी एनायन ले लें, एनायन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा केटायन को। जितना एक अकेले केटायन को उसकी मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है या उसको कंट्रीब्यूशन देना है इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो वो ऑलवेज क्या करेगा, कांस्टेंट मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। ये इसके एनायन के क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। या इसी की मैं अपोजिट कहूँ कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस बिगर के अंदर क्या कर लेंगे, 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस ले लेंगे। अब ऐसे 3 हमें सॉल्यूशंस लेना है जिसमें क्या करेंगे, केटायन जो है उसको चेंज कर देंगे बट एनायन क्या कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है एक्वस NaCl, एक्वस KCl और एक्वस CaCl2। इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर केटायन चेंज हो रहे हैं बट एनायन जो ले रखा है वो Cl अभी क्या ले रखा है, सेम ले रखा है सभी के केस में। तो ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर एनायन क्या होगा, सेम होगा। और अगर एनायन सेम होगा तो उस एनायन को जितना कंट्रीब्यूट करना है ऑलवेज, चाहे वो सोडियम क्लोराइड से निकला हुआ Cl- हो या KCl से होगा या CaCl2 से होगा, जो Cl नेगेटिव आयन मिलेगा उसका मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूशन ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी वेरी नहीं करता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी केटायन या एनायन की क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है और ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगी, उसके साथ वाले को आयन पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहीं से एक सेकंड स्टेटमेंट बना लेते हैं दैट अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए केटायन एंड एनायन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज इनडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ इट्स को आयन। मतलब केटायन का को आयन क्या हो जाएगा, एनायन, और एनायन का को आयन क्या हो जाएगा, केटायन। तो केटायन को जितना कंट्रीब्यूट करना है NaCl में, सोडियम को जितना कंट्रीब्यूट करना है वो मोलर कंडक्टिविटी में ऑलवेज उतना ही देगा। या क्लोरीन को अगर कंट्रीब्यूट जितना करना है वो उतना ही देगा। अगर हम सोडियम को क्लोरीन के साथ ले लें या सोडियम को ब्रोमीन के साथ ले लें तो सोडियम की मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या क्लोरीन को अगर मैं सोडियम के साथ ले लूँ या पोटेशियम के साथ ले लूँ या कैल्शियम के साथ ले लूँ, क्लोरीन की मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज केटायंस और एनायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है या कांस्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ये इनके नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर हम केटायन एनायन को वेरी कर देंगे तो उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वेरी करेगी, बट इट इज इंडिपेंडेंट टू इट्स को आयन। ठीक है, तो ये को आयन के इंडिपेंडेंट होगा, तो ये एक सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा कोलरास लॉ के लिए। तो उसी के बेसिस, इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या कर देते हैं कि सपोज हमारे पास तो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये पॉसिबल है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद क्या करेगा, कंप्लीट आयंस दे देगा। बट अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं या इस एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी 100% टूटते नहीं है। तो फिर इनके अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, तो यही कोलरास लॉ के एप्लीकेशंस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके 3-4 एप्लीकेशंस हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास लॉ। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन कहता है टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना हो तो हम किसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लिखें कोलरास लॉ के बेसिस, तो कोलरास लॉ के बेसिस लिखना पड़ेगा द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन
प्लस द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब ये इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, एसिटिक एसिड की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। अब ये जो एसिटेट आयन है और हाइड्रोनियम आयन है, इन दोनों आयन के लिए हम ऐसे कोई से दो कंपाउंड लेते हैं जो किसको बिलोंग करते हो, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को बिलोंग करेंगे। तो वहां से इन दोनों आयन्स के हम क्या उठा लेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देन उन दोनों को अगर सम कर देंगे तो हमारे पास किसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगी एसिटिक एसिड के लिए। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, बट किसकी हेल्प से हम करेंगे, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। तो अब देखिए दो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने ऐसे ले रखे हैं जिसमें एक में H पॉजिटिव आ रहा है, चाहे तो हम यहाँ पर HCl भी ले सकते थे या HBr भी ले सकते थे, H2SO4 भी ले सकते थे, HNO3 भी ले सकते थे, कोई सा भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जिसके कारण हमें H पॉजिटिव आयन मिले। अब जैसे अगर HCl को हम यहाँ पर लेंगे तो ये डिसोसिएट होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन। सिमिलरली द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, तो ये 100% टूटेगा। देयरफॉर ये इक्वल हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम केटायन। नाउ थर्ड, अब इन दोनों को अगर हम सम करने जाएंगे तो यहाँ पर सम के कारण हमें लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव या एसिटेट आयन तो मिल गया है, बट ये जो दो केटायन और एनायन आ रहे हैं ये दो क्या हो गए, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। अब इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें नहीं चाहिए, तो फिर क्या कर देंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद ये जो थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन को क्या कर देंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये एक सबसे ज़्यादा टाइप का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जनरली क्या कर देते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने को आएगी तो ऐसे तीन कंपाउंड दे देंगे और तीन कंपाउंड के बेसिस हमें अलग अलग उनकी मोलर कंडक्टिविटी दे देंगे केटायंस और एनायंस की। तो फाइंड आउट करने को आएगा कि इनके लिए केटायन एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये है। तो बताओ इस पर्टिकुलर एसिटिक एसिड या एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वाइल ये जो लास्ट वाली फोर्थ इक्वेशन, इस फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देंगे, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे, HCl और एसिटिक सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी को सम करेंगे और उसमें से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर देंगे। अब HCl की मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव और लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव, वाइल सोडियम एसिटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी एसिटेट आयन और सोडियम आयन के बराबर। माइनस NaCl की अगर हम लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव। देयरफॉर Cl आयन से Cl आयन कैंसिल हो जाएगा और सोडियम आयन से सोडियम आयन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल दो आयन बचेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव और लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटेट आयन। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने देखा है कि फर्स्ट इक्वेशन से ये दोनों की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड के बराबर होता है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है, एक वे मिल गया है जिसके बेसिस हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HCl, सोडियम एसिटेट एंड NaCl। तो ऑलवेज आपको एक ऐसा कंपाउंड दे देंगे और उस कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, हमेशा हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने को आएगी। तो करना कुछ नहीं है, बस हमेशा ये पहचानने को आएगा कि कौन से दो इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें ऐड करना है और किस इलेक्ट्रोलाइट को उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके बेसिस हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट और टू फाइंड द आयोनाइजेशन परसेंटेज और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो ये ऑलवेज क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 1 होता है या अल्फा इक्वल टू 0 होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा 100% टूट जाते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज क्या करते हैं, 0% टूटते हैं। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलवेज अल्फा इक्वल टू 1 है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 0 है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। मतलब 0 से कुछ ज़्यादा रहेगी और 1 से कुछ कम रहेगी। तो कितनी वैल्यू होना चाहिए ये नॉट डिफाइंड होता है। तो इसी चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि उसके लिए अल्फा का परसेंटेज क्या होगा, आयोनाइजेशन का परसेंटेज क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला हम सीखे हैं दैट अल्फा इज इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ an electrolyte at any concentration divided by the limiting molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution or zero concentration।
तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो वो हमेशा, ठीक है, उसके पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अगर कैलकुलेट करना हो तो उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दो, तो ये किसकी वैल्यू दे देगा, हमें अल्फा की वैल्यू दे देगा। अब जैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके नॉर्मल एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे भी क्या होगी, लैम्डा एम सी के बराबर होगी। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है, देयरफॉर यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ना वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी टूटते ही नहीं है, और अब अगर ये नहीं टूटेंगे तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, देयरफॉर ये इनके लिए ऑलवेज क्या रहेगी, 0। बट अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूं तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हमेशा उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट करेंगे। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कंपेयर में कम होगी, इसलिए रेशो हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा बट ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो ये अल्फा के लिए 2 टर्म्स हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सेम ही इलेक्ट्रोलाइट है तो हम दोनों बेसिस वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा की और दोनों से आंसर सेम आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड एप्लीकेशन, ये था सेकंड एप्लीकेशन। Now the third application is to calculate the equilibrium constant or ionization constant of an weak electrolytes। अगर हमें weak electrolytes के केस में equilibrium establish हो जाए तो वहाँ पर equilibrium constant find out करना हो तो कैसे करेंगे। तो सपोज कीजिए अगर मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पर लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज C मोल पर लीटर। जब रिएक्शन शुरुआत ही नहीं हुई है तब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन C ले रखा है, एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज अल्फा। 1 मोल के लिए हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया अल्फा। सो एसिटिक एसिड जनरली डिसोसिएट होकर बदलता है एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। नाउ इनिशियल कंसंट्रेशन मींस टाइम 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो एट टाइम 0 पे क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा C मोल पर लीटर। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, टाइम 0 है, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहता है, 0 रहता है। तो अभी हमने प्रोडक्ट दोनों केसेस में क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। बट जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये जो एसिटिक एसिड है ये टूटना स्टार्ट करेगा, और इसके 1 मोल के टूटने का हमने आयोनाइजेशन परसेंटेज क्या मान के चले हैं, अल्फा। मतलब 1 मोल अल्फा डिग्री से टूट जाएगा। अब 1 मोल अगर अल्फा डिग्री से टूटेगा तो टोटल C मोल्स हैं, देयरफॉर टोटल कितने मोल टूट जाएंगे, C अल्फा टूट जाएंगे। अब C अल्फा अगर टूट जाएंगे तो अभी एट इक्विलिब्रियम पे कितने बचेंगे, तो एट इक्विलिब्रियम पे टोटल हम लेके चले थे C, और C अल्फा क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, देयरफॉर अब केवल कितने बचेंगे, C माइनस C अल्फा मोल्स बचेंगे। नाउ इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन में देखें कि इनका स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन क्या है। अगर ये 1 मोल टूटेगा, बिकॉज इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है 1 है, तो ये अगर 1 मोल टूटता है तो ये दोनों क्या बनते हैं, 1 मोल बनेंगे। अगर ये C अल्फा टूटेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, C अल्फा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, C अल्फा। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा 2 C अल्फा बन रहे हैं तो यहाँ पर हमें C माइनस 2C अल्फा करना था, ये ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअल में रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्रिक रेशो के अकॉर्डिंग चलता है कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक रेशो रहेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। नाउ एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट द Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो CH3COO नेगेटिव इनटू H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब Kc के लिए अगर हम देखें तो जब इनकी वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो हमने देखा कि एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है टोटल C अल्फा, वाइल जो एसिटिक एसिड है उसका कंसंट्रेशन है C माइनस C अल्फा। तो जब इनकी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर से C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। Now already we know that alpha is equal to the ratio of limiting molar conductivity at a particular concentration is divided by the limiting molar conductivity at infinite dilution। So अब हमें क्या करना है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस अबोव इक्वेशन में। सो जैसे ही अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो हमारे पास फार्मूला था Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू हमने दोनों जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब नीचे हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, देयरफॉर ये लैम्डा एम इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट। और आगे अगर हम देखें तो ये जो रेशो ले रखा है इस रेशो को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो ऊपर भी पावर 2 हो जाएगी और नीचे भी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय ये जो पूरा टर्म था इस
फ्रैक्शन टर्म को तो ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट से लैम्डा एम इनफाइनाइट एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ये रिलेशन क्या बन जाएगा, के सी इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा एम सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट इंटू लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम सी। तो ये फाइनल रिलेशन आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट का। तो अगर हमें मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू पता है तो सिंपली हम कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटीज़ के बेसिस डायरेक्ट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। Now the fourth application is to calculate the solubility or molarity of sprangly soluble salts. Sprangly soluble salts means like precipitates, for example AgCl, BaSO4, Al2SO4 whole thrice, निकल हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स जनरली सॉल्यूशन के अंदर स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हमें लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए उनकी सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करना हो तो जो सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो रियल में क्या होती है, उनकी मोलरिटी के बराबर होती है। बिकॉज जितना सॉल्ट अगर डिजोल्व होगा ऑब्वियसली वही निकल के क्या आएगी, उसकी मोलरिटी या कंसंट्रेशन। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मोलरिटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज गिवन एज K into 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी M और कंसंट्रेशन C. So we know that the molarity of a sprangly soluble salts is always equal to the solubility of that sprangly soluble salt. तो फार्मूला becomes lambda mc is equal to K into 1000 divided by solubility S, और this implies that solubility is equal to K into 1000 divided by lambda mc. तो ये पूरा हमने चारों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि कोलरास लॉ के 4 एप्लीकेशंस क्या होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ आयंस। अगर हम नॉर्मली स्पीड की बात करें तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो उसी फार्मूले के बेसिस हम स्पीड ऑफ आयन की भी डेफिनेशन बनाएंगे। बट अगर एक आयन की बात करें तो नॉर्मली एक आयन क्या होता है, जब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं, तब तक किसी आयन का एक नेट रिजल्टेंट मूवमेंट नहीं होता है। रैंडमली इधर उधर मूव करेगा बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है। तो जैसे अगर हम दो बैटरी के टर्मिनल्स के बेसिस या दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया है और किसी आयन को अगर फ्लो करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस के केस में, तो उसी केस में जो आयन जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए यूनिट टाइम में, तो वही उसकी डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगी, स्पीड के बराबर हो जाएगी। सो डेफिनेशन बनेगी that it is equal to the distance traveled by the ions in the unit time under the influence of electric field या electric potential। अगर electric field या electric potential के influence में कोई आयन अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिट टाइम में, तो वही उसके क्या बन जाती है, स्पीड बन जाती है। अब अगर हम गैसियस फेज में बात करें कैटायंस की, तो फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैंने फर्स्ट ग्रुप का केस लेके चला हूँ, चाहे तो हम सेकंड ग्रुप भी ले सकते हैं, थर्ड ग्रुप भी ले सकते हैं। अब हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप में जनरली जो साइज होता है वो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है, सीजियम का होता है, और लिथियम का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो गैसियस फेज में लिथियम सबसे छोटा है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, देन सीजियम है। अब साइज अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो आयन क्या कर पाएगा, इजिली ट्रेवल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने के कारण उसको ठीक है किसी मीडियम में ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देयरफॉर लिथियम की यहाँ पर अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड लिथियम की ज़्यादा होगी सोडियम के कंपेयर में, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, एंड देन लास्ट आ गया सीजियम। तो लिथियम की हमेशा स्पीड ज़्यादा होती है गैसियस फेज में, व्हाइल सीजियम की क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी ड्यू टू देयर एटॉमिक साइज। बट अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये केस क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बिकॉज एक्वस केस में जैसे ही अगर हम किसी आयन को रखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज होने के कारण जितने भी अपोजिट आयंस होते हैं वो अपोजिट आयंस एक तो एटमॉस्फेयर बनेगा, एज वेल एज वो आयन क्या करते हैं किसी दूसरे। बट अगर हम केस लेके चले एक्वस सॉल्यूशन का, तो उसमें क्या होगा, जो आयंस रहेंगे वो आयंस क्या करेंगे, वाटर से अट्रैक्शन फील करेंगे, और वाटर के ऊपर भी जनरली पोलर सॉल्वेंट है तो उस पर भी चार्ज होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देयरफॉर वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और दो एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ तो जैसे अगर मैं सोडियम और क्लोरीन आयन का एग्जांपल लेता हूं, तो सोडियम आयन क्या करेगा, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इनके ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर ये सभी ऑक्सीजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके एक पूरी क्या कर लेगा, लेयर बना लेगा, या एक तरीके से हम ये कहें एक सरफेस बना लेगा, एक पूरी तरीके से ठीक है लेयर बना लेगा आयन अपने ऊपर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर बनने के कारण ये जो आयन है इसका एक्चुअल साइज छोटा है, एक्चुअल साइज केवल इतना सा है, छोटा है, बट वाटर की एक लेयर बनने के कारण इसका जो इफेक्टिव साइज होगा वो इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जितना छोटा आयन होता है उसका हाइड्रेशन क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रेशन इफेक्ट को।
ये एक्चुअल में हाइड्रेशन इफेक्ट को दिखाता है। तो जो हाइड्रेशन इफेक्ट है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज छोटा है हाइड्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, साइज बड़ा है हाइड्रेशन इफेक्ट कम हो जाएगा। तो उसी के प्रिंसिपल के बेसिस अगर हम यहाँ देखें तो जो लिथियम का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, अब सबसे बड़ा हो जाएगा। एक्चुअल में ये साइज नहीं होना चाहिए, इसको हमें क्या बोलना चाहिए, इफेक्टिव साइज। ये इफेक्टिव साइज है हाइड्रेशन इफेक्ट के बाद, ये लिख भी दिया है मैंने, ड्यू टू हाइड्रेशन इफेक्ट ऑफ आयंस। तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और जिसका इफेक्टिव साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो आयन उतना, ठीक है, लेस इजीली ट्रेवल करेगा मीडियम के अंदर। तो इसलिए अब लिथियम की स्पीड सबसे कम हो जाएगी एक्वस फेज में, वह सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सीजियम की हो जाएगी। बिकॉज सीजियम के केस में नेग्लिजिबल हाइड्रेशन इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन इफेक्ट कम होगा छोटे आयंस के केस में, या फिर उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। जैसा अगर मैं सोडियम के कंपेयर में मैग्नीशियम लेके चलूँ या मैग्नीशियम के बजाय एल्यूमिनियम लेके चलूँ, तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे उसके केस में भी हाइड्रेशन इफेक्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन इफेक्ट होगा उस केस में उनके स्पीड की वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हाइड्रेशन इफेक्ट का हमने रिलेशन देखा किसके साथ में, स्पीड ऑफ आयन के केस में। तो अगर हम पूरा रिलेशन लिखना चाहें तो हाइड्रेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन एंड हाइड्रेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी ऑफ आयन। जस्ट लाइक स्पीड ऑफ आयन, मोबिलिटी भी जो है वो स्पीड को ही एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। बट हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट ले रहे हैं। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिट रख देंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो टोटल स्पीड होगी उसी स्पीड को हम क्या बोल देंगे, मोबिलिटी ऑफ आयन बोल देंगे। जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ आयंस, it is equal to the speed of ions under the influence of unit potential gradient between the electrodes of cell in gaseous phase। गैसियस फेज में दो सेल्स के बीच में कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट रखा है, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 रख दें तो जितनी स्पीड होगी वही यहाँ पे क्या बन जाएगी, इनके लिए मोबिलिटी ऑफ आयन बन जाएगी। सो फार्मूला अगर लिखना चाहें तो मोबिलिटी ऑफ आयन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ आयन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, 1 पुट करना है। नाउ स्पीड ऑफ आयन की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, वाइल अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर मीटर। देयरफॉर इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ये इसकी दो टाइप की यूनिट्स हो जाएगी। नाउ एक फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो मोबिलिटी ऑफ आयन है वो एक्चुअल में किसी भी आयन के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। द मोबिलिटी ऑफ आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ आयन। The mobility of ion is independent to the nature of ions and viscosity of solvent। कि सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या है, हम उसको लेस विस्कस सॉल्वेंट में पास कर रहे हैं या मोर विस्कस में पास कर रहे हैं, इससे डिपेंड नहीं करेगा। बट ये एक्चुअल में किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। बिकॉज अगर हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण फाइनली उसकी मोबिलिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो द मोबिलिटी ऑफ आयन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ आयन। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कि हम सॉल्यूशन को कितना ज़्यादा हीट कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस अगर हम एग्जांपल देखें, नाउ इन गैसियस फेज एंड एक्वस फेज अगर हम स्पीड ऑफ आयन से कंपेयर करें तो हमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, गैसियस फेज में भी हमने यही लिखा था कि साइज हमेशा लिथियम का छोटा होता है, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे सीजियम की तरफ तो साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देयरफॉर इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली कम हो जाएगी, क्योंकि मोबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्पीड जो है वो आयन के साइज बढ़ने के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं एक्वस फेज की बात करूं तो कंटिन्यूसली अभी हमने देखा कि लिथियम जो है उसका साइज छोटा होता है, देयरफॉर इसमें हाइड्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हाइड्रेशन इफेक्ट जो है वो साइज के कैसा होता है, ऑलवेज अपोजिट होता है। दैट हाइड्रेशन इफेक्ट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन के ऑलवेज कैसा होगा, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनका हाइड्रेशन इफेक्ट कम होते चले जाएगा। तो अल्टीमेटली सबसे जो बड़ा साइज है वो लिथियम का हो जाएगा और लिथियम का साइज बड़ा होने के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। और पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है इसलिए उसमें हाइड्रेशन इफेक्ट कम से कम होगा। तो अल्टीमेटली जो इफेक्टिव साइज होगा वो इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्चुअल साइज की बात करते हैं, वही यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रेशन इफेक्ट के कारण इफेक्टिव साइज की बात करते हैं। तो इफेक्टिव जो साइज है वो डाउन द ग्रुप में कम हो जाएगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ आयन की वैल्यू बढ़ जाएगी। नाउ एक और हमें रिजल्ट मिलता है कि जनरली किसी आयन की जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होती है, बिकॉज अगर वो जितना ज़्यादा ट्रेवल करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को उतना ज़्यादा क्या करेगा, कंडक्ट करने का काम करेगा। तो इसलिए मोबिलिटी ऑफ आयन जो है वो ऑलवेज कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी ऑफ आयंस की कैसे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा आयंस मूवमेंट करेंगे या स्पीड उनकी होगी उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर इज जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन, कि अगर हम किसी टोटल सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर चेक करें कि कैटायंस जो है वो कितनी करंट कैरी करेंगे या एनायंस कितनी करंट कैरी करेंगे टोटल आयंस के कंपेयर में, तो टोटल आयंस जितनी करंट कैरी करते हैं उसमें कैटायंस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है या एनायन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, जो रेशो निकल के आता है उसी को क्या बोल दिया जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर। सो डेफिनेशन इज it is equal to the amount of charge or current carried by an ion from one electrode to another electrode with respect to the total current, with respect to the total current or charge, current or charge carried by all the ions present in the solution is known as its transport number. Now the transport number is denoted by tau. For cations it is denoted by tau plus, while for anions it is denoted by tau minus. नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस अगर हमें लिखना हो फार्मूला तो क्या लिखेंगे, द करंट कैरी बाय कैटायंस डिवाइडेड बाय करंट कैरी ऑल द आयंस, या ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर एनायंस इज इक्वल टू करंट कैरी बाय एनायंस डिवाइडेड बाय करंट कैरी बाय टोटल आयंस। सो टाउ पॉजिटिव इज इक्वल टू यू पॉजिटिव, जनरली करंट कैरी अगर कैटायंस करेंगे तो हम उसके लिए यू पॉजिटिव लिखेंगे डिवाइडेड बाय यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, लाइक मोल फ्रैक्शन की तरह कि एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, या एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो सेम यहाँ पर भी केस आ गया। नाउ टाउ ऑफ नेगेटिव इज इक्वल टू यू नेगेटिव डिवाइडेड बाय यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो दोनों को जब ऐड किया जाएगा, एलसीएम वगैरह लिया जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन की तरह जो टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर निकल के आएगा वो टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलवेज क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यही कहलाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। नौ 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ट्रांसपोर्ट नंबर को लेके और फेराडे कांस्टेंट के बीच में। जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर जो है उसको और फेराडे के बीच में अगर हम रिलेशन देखें मोलर कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर एंड द फेराडे कांस्टेंट, व्हाइल द molar conductivity of limiting molar conductivity of anion is equal to the transport number of anion into Faraday's constant। तो अगर हमें limiting molar conductivity फाइंड आउट करना हो कैटायन एनायन की तो हम क्या कर देंगे, उसके ट्रांसपोर्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फेराडे कांस्टेंट से, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगी उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एज वेल एज एक और फार्मूला होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन divided by the limiting molar conductivity of all the ions. All the ion means electrolyte, because electrolyte cation और anion दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। वही अगर यहाँ लिखना चाहें तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ anion इज इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ anion डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम चाहें तो नीचे ये भी लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ cation प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ anion। एंड द last thing is transport number is always directly proportional to the ionic mobility, is always directly proportional to the limiting molar conductivity of electrolyte। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जिससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स पूछते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।